हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के विज्ञान के सेकेंड चैप्टर अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस चैप्टर में अम्ल क्षारक एवं लवण के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आप इसको नोट्स भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के चैप्टर को। लेकिन अगर आपने इससे पहले चैप्टर 1 नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के विज्ञान के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण। जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक किसको कहते हैं और लवण किसको कहते हैं। तो एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल को, कि अम्ल एक्चुअली होता क्या है। एसिड, अम्ल को अगर इंग्लिश में कहें तो उसको एसिड कहा जाता है। तो इसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ध्यान देने वाली बात है, लिटमस पेपर की हम बाद में बात करेंगे, इस चैप्टर के थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ देखना है क्या कि ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी भी पूछता है, एक नंबर का यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो एसिड करता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं, यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जब यह जल में घुलता है या जलीय विलयन में रहता है तो कैसा आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। तो अगर आप देखें तो यह बेसिक डेफिनेशन हो गया एसिड का। और अगर कुछ बात करें आगे की, तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। लैटिन भाषा से एक शब्द लिया गया है एसिड, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके आगे देखा लिखा हुआ यहाँ पर प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मजबूत एसिड है, और दुर्बल अम्ल जो वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड होता है। तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि HNO3 का नाम क्या है। दूसरी बात, दुर्बल अम्ल में बात करते हैं, SCH3COOH, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या है, दुर्बल एसिड की कैटेगरी में आता है। अब उसके आगे आते हैं, तो अम्ल भी देखा हमने कि प्रबल है, दुर्बल है। तो इसी तरह अम्ल का जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, कॉन्क भी कहते हैं और डाइल्यूट भी कहते हैं। तो कॉन्क एसिड किसको कहते हैं, कॉन्क एसिड, और दूसरा है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो किसको कॉन्क एसिड और किसको डाइल्यूट एसिड कहेंगे, इसको थोड़ा समझना है आप। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड तो आप समझ रहे हैं। तो सांद्र अम्ल को हम क्या कहते हैं, कॉन्क एसिड कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि अम्ल एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और वाटर की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है, कम मात्रा में होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क एसिड कहते हैं। लेकिन डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे, जिसमें एसिड की मात्रा कम होगी और वाटर की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कॉन्क एसिड किसको कहते हैं, तनु एसिड किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्षारक की तरफ आते हैं हम। तो ये है बेस हमारा क्षारक। ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एसिड में और बेस में आप डिफरेंस बताएं। तो हमने देखा कि एसिड कैसा होता है, तो खट्टा होता है, खट्टा हमने देखा था। जबकि बेस कैसा होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में करता है, और ये किसको करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वापस से। तो इस तरह से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। क्वेश्चन यहीं पर आपका तैयार हो गया। और अगला डिफरेंस देखें आप, तो ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। कैसा देता है, OH- आयन देता है। और जबकि एसिड कैसा देता है, तो H+ आयन देता है। तो इस तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। अगर आप प्रबल क्षारक की बात करें तो NaOH, KOH, CaOH का होल 2, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दुर्बल बेस की बात करें तो NH4OH है। तो इस तरह से कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल दीजिए या दुर्बल बेस का एग्जाम्पल दीजिए। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि अल्कली किसको कहते हैं या क्षार किसको कहते हैं। ये क्षारक है और क्षार किसे कहते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जैसे NOH जल में घुल जाता है, KOH जल में घुल जाता है, MgOH जल में घुल जाता है। तो जल में जब ये घुला हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेंगे कि क्षारक में और क्षारक में क्या अंतर है। तो क्षारक क्या है, ये हमने एग्जाम्पल बेसिक डिफिनेशन देख लिया कि जो जल में घुल करके OH- आयन देता है उसको हम क्षारक कहते हैं। तो अल्कली कैसे कहते हैं, वैसे वो सारे क्षारक अल्कली हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, हमने देख लिया कि एक तरफ क्या है, एक तरफ एसिड है, अम्ल है, और दूसरी तरफ क्या है, बेस है, क्षारक है। अब क्या है, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तब क्या होता है, किसी भी तरल पदार्थ का या तो वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हम एसिड और बेस को ही मिला दें तब क्या होगा फ्रेंड्स, कि जब एसिड और बेस आपस में संयोग करता है तो क्या बनाता है, लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो लवण जो बेसिकली क्या है, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब एसिड और बेस को हम मिलाएंगे
तब ये दोनों रिएक्शन करके क्या देगा हमको, सॉल्ट देगा या लवण देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्षारक किसको कहते हैं, अम्ल किसको कहते हैं, क्षार किसको कहते हैं और लवण किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने हेडिंग में बताया था, आपको हेडिंग क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग क्या है। अगर उदाहरण देंगे तो NaCl, KCl ये सब क्या है, क्षारक है, ये सॉरी अम्ल लवण है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने तीनों में डिफरेंस निकाल लिया, एसिड में, बेस में और लवण में, मतलब सॉल्ट में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कोई तरल पदार्थ मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, कोई तरल पदार्थ है, तो अब इसको कैसे पता चल करेंगे हम कि ये एसिड है, ये बेस है या फिर लवण है, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, सूचक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके सामने कोई तरल पदार्थ है और वो हार्ड एसिड है, तो अगर आप उसमें हाथ देंगे तो हाथ आपका जल सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके स्किन को वो जला सकता है। तब आप क्या करेंगे, सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सूचक क्या होता है, बेसिकली ये बताने वाला होता है कि ये जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, किस नेचर का है, अम्लीय है, क्षारकीय है या फिर कैसा भी है, उसको बताने वाला काम करता है, तो उसको हम सूचक कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो अगर आप बेसिकली देखें तो सिर्फ ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये जो पदार्थ है ये कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारकीय पदार्थ है। और इसके अगर आगे बात करें तो सूचक के कुछ प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम संश्लेषित सूचक जिसको इंसान बनाता है, गंधीय सूचक जिसके गंध से पता चलता है कि क्या है, ये अम्ल है या बेस है। तो अगर आप देखें तो ये पौधे में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजीनिया, पौधे के फूल, हल्दी, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक के इसमें आते हैं। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन। गंधीय सूचक का बात करें आप तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, ये सब क्या है, गंधीय सूचक। गंध से उसके पता चल जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। अब अगर आगे बात करें आप तो यहाँ थोड़ा समझना है फ्रेंड्स कि सूचक क्या करता है, आपको बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो प्राकृतिक सूचक कैसे बताएगा, तो प्राकृतिक सूचक में हमने 3 देखा था, लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रोजीनिया के फूल का रस। तो इस तरह से ये जो लिटमस पेपर है वो लाल कलर का होता है, जो नीला में बदल गया, अगर नीला रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब रेड अगर बता रहा है वो तो अम्ल है और ब्लू बता रहा है तो वो क्या है, क्षार है। लाल पत्ता गोभी अगर लाल है तो वो एसिड है और हरा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षार बता देता है। हल्दी कोई बदलाव नहीं करता है एसिड में, लेकिन जब उसको हम डालते हैं क्षार में तो वो लाल हो जाता है। हाइड्रोजनिया का नर्स नीला होता है तो अगर क्षार में डालते हैं तो गुलाबी हो जाता है। बेसिकली अगर आप इसको क्लियर करके बताते हैं, ये पूरा अम्ल की कैटेगरी है और ये बोला क्या है, क्षार की कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये प्राकृतिक सूचक के बारे में बता रहा है, ये कृत्रिम है, और ये गंधीय सूचक के बारे में बता रहा है कि क्या क्या परिवर्तन होता है अम्ल में और बेस में डालने पर। तो इस तरह से, लेकिन आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है लिटमस पेपर का क्वेश्चन। तो लिटमस पेपर को आप ज़रूर ध्यान देंगे कि रेड से अगर ब्लू बदलता है, रेड से ब्लू बदल जाता है तो वो शार्क है और क्षार है, और ब्लू से अगर रेड हो जाता है तो ये क्या है, एसिड है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये ध्यान दीजिए कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अभी तक हम उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, अब रासायनिक गुण देखते हैं कि वो रिएक्शन कैसे करता है। तो अगर आप देखें धातु की अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराएंगे और क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही हम अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं, धातु आप समझते हैं, धातु आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि धातु किसे कहते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखते तो इसी चैनल से के साथ जुड़ रहेंगे, आप सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे हम जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा धातु का धातु। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होगा जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए, धातु का हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मान लेते हैं धातु क्या है, जिंक धातु है एक, और अम्ल क्या है, HCl है। तो जिंक और धातु का अभिक्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार और धातु का अभिक्रिया में लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, तो पॉप टेस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक पतली जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि धातु के साथ हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, हमको लवण की प्राप्ति हुई। सेम कंडीशन होता है क्षार के साथ भी, क्षार के साथ हम धातु की अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि ये गैस होता है। तो गैस का कैसे पता चलेगा हमको, तो इसको दर्शाने के लिए जहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे एक मोमबत्ती लगा देंगे हम, और जब मोमबत्ती से धुआं निकलेगा तो धुआं से मोमबत्ती जब रिएक्शन करता है एक दूसरे तो पॉप साउंड के साथ वो आवाज़ करता है, पॉप पॉप करके आवाज़ होती है। तो हमको पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है जो फट रहा है उसके, और उससे आवाज़ निकल रही है पॉप पॉप। तो इस तरह से हमने देख लिया, यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा फ्रेंड्स। इसके ऊपर हमने देखा फ्रेंड्स कि अम्ल और क्षार कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो पहले हम देखेंगे धातु
अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है? जब ये अभिक्रिया करता है धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट मतलब धातु होगा एक तरफ और दूसरा क्या होगा, कार्बोनेट CO3 के साथ जुड़ा होगा। तो धातु हम जानते हैं कि सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, जिसके फाइनल शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, वो सब क्या है, धातु है, मेटल है। तो मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो वो लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है। ये 3 चीज़ का उत्पादन करता है वो। जब भी कोई एसिड धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और साथ ही साथ जल भी रिलीज करता है लवण बनाने के साथ साथ। तो अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 2HCl Na2CO3, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगर आप दूसरा देखें, दूसरा NaHCO3 धातु बाइकार्बोनेट के साथ देखें तो फिर NaCl बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और जल बन रहा है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया करता है धातु बाइकार्बोनेट के साथ। जबकि क्षार जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ, जबकि क्षार धातु के साथ सिर्फ अभिक्रिया करता है और धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पादन करता है, लेकिन धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसको पता कैसे चलता है फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें? तो चूने के पानी का टेस्ट हम करते हैं। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। मतलब जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस निकलता है, इसको अगर हम चूने के पानी में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वाइट वाइट दूधिया हो जाता है। तो हमको पता चलता है कि ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो आपको एक बता सकते हैं आप कि वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर एग्जाम में कि वो कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमने देख लिया, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, CaOH चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या, तो हमने क्या बन गया, ये CaCO3 बन गया और H2O जल बन गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड कि CaCO3 जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है। CaCO3 जो सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है, ये किसका रासायनिक सूत्र है। और अगर अधिक मात्रा में देखें तो अगला भी एग्जाम्पल दिया हुआ, CaCO3 को जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaHCO3 का होल 2 का ये भी जल में घुलनशील है, तो इस तरह से ये भी बनता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हमने देखा था कि अम्ल और क्षार आपस में क्या कर रहा था, लवण और जल बना रहा था, जैसा कि हमने देखा था इसके ऊपर, उसे ही लवण कहते हैं, सॉल्ट जिसको कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, खत्म करता है। मतलब अगर एसिड है उसमें बेस मिला देंगे तो वो उसको कम कर देगा, वो उसको कम कर देगा। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। मान लीजिए एक तरफ से प्लस है, दूसरी तरफ से माइनस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी का है। तो प्लस वाला है, माइनस वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ना प्लस रहा ना माइनस रहा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। उदाहरण NaOH HCl एक क्षारक है, एक अम्ल है, और दोनों मिलता है तो NaCl बनता है, जल बनता है। और ये क्या है, NaCl लवण है जो कि न्यूट्रल होता है। अगर आप आगे देखें फ्रेंड्स, आगे बात करें तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरी तरफ क्या है, वीक बेस है। तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिडिक की प्रभावता ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा प्लस जल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप अगला देखें तो अगर दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, तो क्षारकीय लवण बनेगा। जाहिर सी बात है बेसिक सॉल्ट होगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों की शक्तियाँ बराबर है तो वो कैसा अभिक्रिया होगा, तो उदासीन होगा, उसमें कोई भी काम नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि दोनों की शक्ति क्या है, बराबर है, और दुर्बल करेगा तो वो भी उदासीन होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कब अम्लीय लवण बनता है, कब क्षारीय लवण बनता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब इसके आगे देखते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, धात्विक ऑक्साइड किसको कहते हैं। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है धातु और दूसरा है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड हम जानते हैं कि वो है, और धातु क्या हो सकता है, Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, कॉपर, सल्फेट, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, सल्फेट नहीं सॉरी, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सब हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो ये सब धातु है, और धातु जब O के साथ जुड़ सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है COO, CuO एक कॉपर एक धातु है और O क्या है, ऑक्साइड है, तो जुड़ के यहाँ पे क्या है, धात्विक ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या करता है, लवण और जल देता है। तो कैसे देता है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो धात्विक ऑक्साइड होता है, जो भी धातु का ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो बेसिक प्रकृति का होता है, वो क्षारकीय होता है। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। और जबकि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है।
मतलब कोई धातु नहीं है, अधातु है। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, और धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, क्षारकीय होता है। और जब क्षारक क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। तो सेम वही बता रहा है यहाँ पे कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उदाहरण के एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuO, MgO, ये सब क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। अब इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड तो हमने देख लिया। अब अधात्विक ऑक्साइड जो धातु नहीं है, जैसे CO2, C क्या है, अधातु है, ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है तो CO2 हो गया है। तो ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे COH का होल्ड के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड। जैसा कि मैंने कहा कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय होती है। तो अम्लीय होने के कारण ये क्या करेगा, जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो लवण क्या बनाया, COCO3 बनाया, और जल बनाया, H2O बनाया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जब हम जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो हमने ऊपर में देखा था कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसको H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है। H+ आयन कह सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, H3O+। इसको साफ करके अच्छे से लिख लेते हो यहाँ पे, H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, या फिर H+ आयन कह सकते हैं आप। तो इस तरह से कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, H+ H2O मिलकर क्या बनाता है, H3O बना जाता है। जब हम एसिड को जल में घुलते हैं तो क्या होता है, H3O+ बनता है, और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होता है जल की उपस्थिति में, जैसे हम जल में कोई एसिड डालते हैं तब। अगला बात करते हैं हम, जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करता है। तो क्षारक क्या करता है, OH- उत्पन्न करता है। कैसे, NaOH में हमने क्या कर दिया, जल मिला दिया, तो Na अलग हो गया, OH अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो ये OH क्या हो गया, माइनस में हमको रिलीज हो गया। तो MgOH के साथ भी सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, जैसे हम जल में मिला दे तो Mg अलग हो जाता है, OH अलग हो जाता है। तो इस तरह से जल में घुल करके ये क्षारक क्या करता है, OH- देता है, और अम्ल क्या करता है, H+ देता है, या हाइड्रोनियम आयन देता है। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था, अल्कली आपको याद होगा कि मैंने ऊपर में बताया, अल्कली को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, जल में नहीं घुलते, लेकिन जो जल में घुलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जो जल में घुलेगा सिर्फ वही अल्कली होगा, क्षार कहलाएगा, और बाकी सब क्षारक क्षार नहीं होता है। तो इस तरह कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसिड में डायरेक्ट जल को डालेंगे तो ये यहाँ पे विस्फोट होने के चांसेस हैं, बढ़ सकते हैं, आप जल भी सकते हैं। तो जब भी मिलाना हो, आप अपने लेबोरेटरी में कभी भी रसायन विज्ञान की कक्षाओं में लेबोरेटरी में आप जाएं तो कभी भी एसिड में जल को ना मिलाएं, हमेशा जल में एसिड को मिलाएं। इससे जो उसकी प्रभाव होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है। आगे की बात करेंगे हम, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है। क्षार तथा अम्ल की जो प्रबलता है, स्ट्रॉन्ग, अभी आपने देखा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ वीक एसिड है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो कहा जाता है कि जिसमें हाइड्रोजन की तादाद, जिसमें हाइड्रोजन की शक्ति ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसमें OH की शक्ति ज़्यादा होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जिसमें हाइड्रोजन कम रहेगा, एग्जाम्पल इसको समझिए, हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से। हाइड्रोजन ज़्यादा है तो मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब क्या है, वो वीक एसिड है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। सेम इसी का अपोजिट आप कर सकते हैं कि अगर OH क्या है, ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर OH कम है तो वो क्या है, वीक बेस है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ओवरऑल, क्षार और अम्ल की प्रबलता किस पे, स्ट्रॉन्गनेस किस पे डिपेंड कर रही है? तो सब एक H+ पे कर रहा है और दूसरा OH- पे कर रहा है। तो जो प्रबलता है, उसकी शक्ति है, वो सब कहाँ निर्भर कर रही है, H+ पे, OH- पे कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखा हुआ है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कम है? तो उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आइए देखें क्या है ये।
यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, जो बताते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम है पीएच स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर से देखेंगे। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो किस विलयन में, किस तरल पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, कम है, OH की ज़्यादा है, कम है, ये कौन बताता है हमको? ये कैसे चेक करते हैं? क्या उसको हाथ डाल के चेक करेंगे, ज़बान से टेस्ट करेंगे, सूंघ के टेस्ट करेंगे? नहीं। तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? पीएच स्केल के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें अगर हम हाथ डाल देंगे पता करने के लिए कि मेरा हाथ जल रहा है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने पीएच स्केल का निर्माण किया है, विकसित किया है। तो ये क्या है पीएच स्केल? पीएच में पी है पुशांस। पुशांस का मतलब होता है पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। अगर पीएच का वैल्यू 7 आ रहा है तो वो उदासीन विलयन है। अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो पीएच स्केल कुछ इस तरह का स्केल होगा, जिसके बीच में आएगा 7, 6, 5, 4, और ये कहाँ तक आ जाएगा? 0 तक आ जाएगा। ऐसे ही 7, 8, 9, 10, ये कहाँ तक आएगा? 14 तक आएगा। तो अगर पीएच स्केल वैल्यू पे अगर 7 दिखा रहा है, 7 डिनोट कर रहा है, तो वो कैसी अभिक्रिया है? बस कैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसा विलयन है वो? तो उदासीन विलयन है। लेकिन अगर 7 के इधर आ रहा है स्केल में, तो वो क्या है? अम्ल है। अब जितना इधर आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना इधर जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएच स्केल अगर आप देखें तो कुछ ऐसा पीएच स्केल है जिसके एक तरफ में ये 7 है, ये 14 तक जाता है, और ये 0 तक आता है। तो ये क्या है? उदासीन है। यहाँ पे मतलब न्यूट्रल है। कोई भी विलयन अगर न्यूट्रल है तो वो 7 इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर 7 से इधर इंडिकेट कर रहा है तो वो अम्ल है। तो उसके जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब हल्का होता चला जाएगा। और जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय विलयन है। अगर देखें तो यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कि इस तरह से दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगर दुर्बल एसिड रहेगा तो वो कम दिखाएगा, प्रबल एसिड रहेगा तो वो ज़्यादा दिखाएगा। वैसे ही दुर्बल क्षार रहेगा तो कम दिखाएगा, प्रबल क्षार रहेगा तो ज़्यादा दिखाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति और बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति, ये उदासीन है। अगर इधर हम बढ़ रहे हैं तो अम्लीय की प्रवृत्ति क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है, और इधर बढ़ रहे हैं तो क्षार की प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक ऐसा स्केल है, पीएच स्केल है। अब ये टॉपिक तो हमने देख लिया कि पीएच स्केल क्या है। अब इसके आगे बढ़ता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एसिड नहीं पचा सकते, वो ज़्यादा बेस भी नहीं पचा सकते। उनको एक नॉर्मल रेंज चाहिए जिसके अंदर वो काम करते हैं। तो हमारा शरीर जो वो कितने पीएच के बीच में काम करता है? 7.0 से 7.8 पीएच परास रेंज के बीच में कार्य करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। वैसे ही अगर आप देखें वर्षा जल, तो वर्षा जल के पानी का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा कि एसिड रेन, बारिश में तुरंत नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बारिश में एसिड की मात्रा आ जाती है। तो एसिड कब हम कहते हैं कि वो एसिड वाला रेन है, एसिड रेन है? तो एसिड रेन हम कब कहेंगे? जब उस वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कम हो जाएगा, कितना भी कम हो सकता है, 0.1 भी, 0.2 भी, 1.2 भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। तो एसिड रेन से भी क्वेश्चन पूछता है कि एसिड रेन किसको कहते हैं। तो अभी आप ध्यान में रखेंगे कि वर्षा जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मिट्टी का पीएच वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या वैल्यू है। तो मिट्टी का भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। वो ज़्यादा एसिडिक में नहीं बन सकते, ज़्यादा बेस में भी नहीं बन सकते, उनको भी नॉर्मल तापमान, नॉर्मल रेंज चाहिए होता है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मान लीजिए किसी ज़मीन में ज़्यादा एसिड की मात्रा है तो उसमें वो क्षारीय पदार्थ मिला देंगे, जिससे वो कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा एसिड नहीं चलेगा, ना ही ज़्यादा क्षार चलेगा, वो नॉर्मल काम करता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है? हमारा उदर मतलब पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो भोजन को पचाता है। अपच की स्थिति में आप देखते होंगे कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं लोग तो अपच हो जाता है, जब कभी कम खाते हैं तब वहाँ पे पेट में जलन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको देखते हैं, समझते हैं।
अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। मतलब अपच कब होता है? जब हमारा पेट जो है अधिक मात्रा में एसिड पैदा करने लगता है। सबसे पहली बात कि हमारा पेट क्या करता है? एसिड को पैदा करता है। तो अपच की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? जब हमारा पेट ज़्यादा मात्रा में एसिड पैदा करने लगता है, जिसके कारण जो हमारे पेट का जो दर्द है वह जलन अनुभव होता है, क्योंकि वो एसिड हमारे पेट के सेल्स को जलाने लगता है, ख़राब करने लगता है, तो हमको जलन होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड जैसे शार्कों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने एंटासिड को मिलाया तो हमारा पेट का जो एसिड था वो एंटासिड गया, मतलब क्षार प्रकृति का गया, तो उसने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम्पल में क्या सकते हैं? एंटासिड के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एंटासिड का इलाज कर सकते हैं घर पर ही, कि अगर आपका पेट ज़्यादा अम्ल पैदा कर रहा है तो आप एसिड मतलब क्षारकीय प्रवृत्ति वाला चीज़ खा लें या फिर पी लें, तो वो क्या हो जाएगा? उसको उदासीन कर देगा। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारा जो मुंह है वो उसका पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांत का खराब होना, क्षय होना मतलब नुकसान होना, खराब होना, दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे हम 5.5 से कम पीएच वैल्यू वाला चीज़ खाते हैं तो हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल, जिसे हम दंत वलक, जो ऊपर का पार्ट है दांत का, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, ये खराब होने लगता है। तो हमको 5.5 से ऊपर वाला पदार्थ खाना चाहिए, 5.5 से नीचे वाला नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारा दांत खराब ना हो। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो हमारे मुंह में एसिड जम जाता है फ्रेंड्स। दांत खराब होने पे दांत के ऊपर आप देखते होंगे कि पीला पीला परत, काला काला परत जम जाता है, तो वो सब एसिडिक परत होता है। उसको हम यूज़ करने के, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कैसा प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है दंत मंजन। तो हमारे एसिड को क्या करता है? बैलेंस कर देता है, उदासीन कर देता है। अगला अगर आप बात करते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, तो आपको कभी कभी चींटी काटती होगी तो लहरता होगा, या फिर मधुमक्खी काट लेती होगी तो आपको लहर लगता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में अगर हम बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मधुमक्खी या फिर चींटी जो होती है वो क्या करती है? अपना एक रसायन छोड़ देती है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल से हमारा स्किन क्या होता है? जलने लगता है। तो अगर हम क्या करें, उसमें कोई क्षारकीय प्रवृत्ति वाला चीज़ को अगर हम लगा लें या उस पर रब करें, तो वो क्या होता है? उससे हमको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो अगर आप बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, अगर उसके ऊपर आप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके प्रभाव को कम कर देगा। अगर अगली बात करें नेटल के डंक, ये एक प्रकार का पौधा है जिसके ऊपर डंक होता है। तो नेटल के डंक वाले मैशेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। कौन से अम्ल छोड़ जाते हैं? मैशेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जा सकता है। तो ये डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा भी रगड़ सकते हैं। जो भी क्षारकीय प्रकृति का होगा उसको अगर आप रगड़ेंगे तो उसके अम्ल को क्या करता है? उसके प्रभाव को खत्म कर देगा। सीधी सी बात ये बता रहा है। तो लवणों का पीएच वैल्यू हमने देख लिया। लवणों का पीएच यहाँ पे बता रहा है। तो परबल अम्ल है और परबल क्षारक है, तो वो कैसा अभिक्रिया करेगा? तो उदासीन लवण बनाएगा, पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। परबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस क्या है? वीक है, तो वो क्या होगा? अम्लीय बनेगा, मतलब 7 से कम होगा। और परबल क्षारक है, दुर्बल अम्ल है, तो उसका प्रकृति कैसा होगा? तो क्षारकीय होगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच वैल्यू। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के कुछ रसायन हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सब का सूत्र भी पूछता है, तो इसको आप जरूर याद रख लें। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 ये क्या है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। तो ये सब आप जरूर याद रखें। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, धोने का सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है। वैसे मैं बताऊंगा आगे, और इसके कुछ यूज़ भी हैं और किस तरह से बनाया जाता है ये भी पूछता है। तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं? नमक का जलीय विलयन, नमक को पानी में घोल दिया, उसके बाद हमने उसमें क्या किया? विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ क्लोरीन बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि कैथोड पे और एनोड पे जमा हो जाता है। तो कैथोड पे
हाइड्रोजन गैस जमा होता है और एनोड पे क्लोरीन गैस जमा होता है। तो एक कैथोड एनोड का क्या चक्कर है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें दो तरह का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड को ए से करेंगे। तो अगर आप देखें तो एनोड के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्लस इलेक्ट्रोड होता है, और क्लोरीन का जो प्रवृत्ति कैसा होता है तो माइनस इलेक्ट्रोड होता है। अगर आप जानते हैं तो क्लोरीन का आप जानते होंगे Cl2 की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो माइनस होती है। क्यों? क्योंकि ये माइनस होती है। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो प्लस होती है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, नमक के जिलिया विलियन को इसमें घोलते हैं, हम डालते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्लस वाला है और माइनस वाला है, तो माइनस वाला को कौन अट्रैक्ट करता है, प्लस वाला अट्रैक्ट करता है, और माइनस वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। मतलब H प्लस माइनस कैथोड पर आगे जम जाएगा, और क्लोरीन किस पे आ जाएगा, तो एनोड पे जम जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि एनोड पर क्लोरीन क्यों आया, कैथोड पर हाइड्रोजन क्यों आया। और कैथोड के पास क्या होता है, NaOH का विलयन बना रहता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा उसके मग में जमा रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी समझ में आ गया, कैथोड एनोड का चक्कर भी समझ में आ गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी समझ में आ गया होगा क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, उपयोग क्या है, तो H2 का हम ईंधन मार्गरीन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन की जल की स्वच्छता, जल को साफ करने के लिए PVC CFC वगैरह में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्पात की सफाई, औषधियाँ, NaOH का धातुओं में ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए। क्लोरीन NaOH व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजक, वस्त्र व्यंजन के लिए करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं हम। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, NaOH का क्या इस्तेमाल है, हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल है, क्लोरीन का क्या इस्तेमाल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे बारी आती है विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण को फ्रेंड्स हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब हम बुझे हुए चूना, जो आप चूना देखते हैं, बुझे हुए चूना पर हम क्लोरीन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब क्लोरीन से उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CaOH का होल 2 होता है, इस पर हमने क्लोरीन मिला दिया तो क्या बन गया, CaOCl2 बन गया, जो कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, और साथ ही साथ जल बन जाता है। तो इसका उपयोग पूछता है कि 2 उपयोग बताए, 3 उपयोग बताए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती व लेनिन के विरंजन के लिए किया जाता है, उसके रंग रोगन के लिए किया जा सकता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल। जहाँ पे गंदगी होती है उसको रोगाणु मतलब कीटनाशक का, एंटीसेप्टिक का काम करता है ये ब्लीचिंग पाउडर। आगे अगर आप बात करें बेकिंग सोडा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बनता है। यह एक दुर्बल अनसंचारक क्षारक है। और उसके बाद अगर बात करें खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न प्रक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर तो इसका उपयोग क्या है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक अम्ल, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी, केक या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि ब्रेड बनाने में उसको स्पॉन्जी बनाया जाता है, उसमें खमीर उठाया जाता है, वो किसकी वजह से उठता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उठता है, ताकि ये मुलायम हो जाए, नरम हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए। या एंटासिड का भी एक क्या है, संगठक है, एंटासिड का भी एक मतलब संगठक है ये। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब हमारे पास है धोने वाला सोडा, इसका क्या इस्तेमाल है, तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हमने प्राप्त कर लिया था इससे पहले, उसमें अगर हम पानी मिला दें, जल का कुछ अणु मिला दें, तो वो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, धोने वाला सोडा बन जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कितना जल होना चाहिए, 10H2O होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कितना जल का क्रिस्टलन उसके साथ जुड़ा रहता है, कितना जल का अंश उसके साथ जुड़ा रहता है, तो 10H2O जुड़ा रहता है। तो अगर आप इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 ½ इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट पॉप बनाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसका अगर आप केमिकल नाम देखें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट, क्योंकि आधा हाइड्रेट आधा पानी के साथ मिला हुआ है। तो कैल्शियम सल्फेट है ये CaSO4, और हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट मतलब आधा पानी, अब मिल के ये क्या बनता है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस ऑफ प्लास्टर कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पेरिस ऑफ प्लास्टर है। और पेरिस ऑफ प्लास्टर में अगर हम जल को मिला देते हैं पुनः, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले यहाँ, तो यह पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाता है, जिसका ये फॉर्मूला हमने देख लिया, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है।
अब पुनः हम क्या करते हैं, इस सफ़ेद चूर्ण में जल मिलाने पर पुनः यह क्या बन जाता है, जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। तो जैसे ही हम इसमें पानी मिलाएंगे तो फिर से दोबारा जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ CaSO4 2H2O। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है घुमा के कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें ½ H2O है और इसमें 2H2O है। तो इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग और यहाँ पे पूछता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो आप प्लास्टर देखते होंगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 के साथ क्या है, ½ H2O जुड़ा हुआ है। तो ये जो अलग से जल जुड़ा हुआ है ½ 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जब कोई अलग मात्रा में इकाई लेकर के जल जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ CaSO4 में 5 H2O, क्रिस्टलन के जल की अणुओं कितनी है, 5 है। Na2CO3 में 10 है तो इसमें 10 अणु है। CaSO4 में 2 H2O है तो इसमें 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। तो अब यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखते देखते आपको इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार आपको जो आपकी किताब है, NCERT की बुक है, उसको आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है धातु एवं अधातु, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।